स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को पूरा करने की खातिर कबीलाई युग में शादियों का प्रचलन शुरू हुआ। उससे पहले नर और मादा आज़ादी से जोड़ियां बनाते थे और तब तक साथ रहते थे जब तक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती थी। मात्र सत्तात्मक समाज में औरत के लिए बंदिशें नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम कबीलों से सभ्यताओं की ओर आगे बढ़े, औरतों के दायरे सिमटते चले गए। आगे चलकर सभ्यताओं के विस्तार का ये दौर सत्ता, ताकत और वर्चस्व की होड़ में बदल गया। ताकत, सत्ता या वर्चस्व की लड़ाई में मरने या मारने वाले लोगों में औरतें नहीं होती थी। वो घर में रहकर पति के लौटने का इंतजार करती। पति मर जाए तो उसके नाम पर पूरी जिंदगी गुजार देती और जिंदगी भर ससुराल में रहकर पति के परिवार की गुलामी करती, कभी शिकायत ना करती। जीवन भर की इस गुलामी के एवज में उसे आदर्श नारी का खिताब मिलता था। जो औरत जितनी शिद्दत और वफादारी के साथ अपनी गुलामी को निभाती, वो उतनी ही अच्छी औरत मानी जाती। सहना औरत का गहना हो गया। उसका अस्तित्व पति, पिता, भाई और बेटा के बिना कुछ नहीं था। इस तरह धीरे धीरे आधी आबादी गुलाम होकर रह गई। आदर्श नारी के इस कॉन्सेप्ट में बदचलनी के लिए कोई जगह नहीं थी। किसी भी मायने में नारी की मर्जी का तो सवाल ही नहीं था। शादी से पहले उसके जीवन की डोर उसके पिता या भाई के हाथों में थी, तो शादी के बाद उसका पति ही उसका मालिक था। ऐसे दौर में लड़कियां खरीदी जाती थीं, बेची जाती थीं, जीती जाती थीं या चुरा ली जाती थीं। सब ताकत का खेल था। जो जितना धनी था उसके पास उसी अनुपात में औरतें होती थी। इस तरह संवेदनाओं और मानवता के धरातल पर औरतों की कीमत लगातार घटती चली गई। एक वक्त आया जब औरत बोझ हो गई। बोझ को निपटाने की खातिर धन खर्च किया जाने लगा। इस तरह पूरब की दुनिया में दहेज प्रथा की शुरुआत हुई। लड़की की मर्जी के कोई मायने नहीं थे। शादी के नाम पर हवस की शिकार होने के साथ वो बच्चे पैदा करने की मशीन ही थी। पति के घर में बंधुआ मजदूर बनकर जीवन गुजार देने के उदाहरण पर उसकी बेटियां चलती थीं और उन बेटियों को आदर्श नारी का गुण सिखाना घर की बड़ी बूढ़ी औरतों की जिम्मेदारी थी। आप कहेंगे कि जमाना बदल गया है, आजकल की शादियां वैसी नहीं होती। आज लड़की की रजामंदी भी पूछी जाती है। आज लड़कियों को तालीम दी जा रही है, वो नौकरियां कर रही हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। समाज के बहुसंख्यक हिस्से में आज भी लड़कियों की मर्जी के कोई मायने नहीं है। वो पढ़ रही हैं ताकि दहेज कम लगे। वो नौकरियों में भी खुद की मर्जी से नहीं है, बल्कि घर वालों ने बाकायदा इसके लिए उन्हें इजाज़त दी है। आज भी कोई लड़की अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। जो ऐसा कर पाने में सक्षम होती हैं उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और बहुत कुछ झेलना पड़ता है। खाप पंचायतों से बच गई तो ऑनर किलिंग का खतरा तो होता ही है। इससे भी बच गई तो उसे जीवन भर सामाजिक तिरस्कार का सामना तो करना ही होता है। पवित्रता की आड़ में और नैतिकता के नाम पर होने वाले कुंठाओं के इस प्रायोजित कार्यक्रम में पवित्रता और नैतिकता जैसी कोई बात होती ही नहीं। लड़की की 12 साल में शादी कर देने में कैसी पवित्रता? कन्या को दान की वस्तु समझकर झटपट उसे निपटा देने में कौन सी नैतिकता है? कन्या अगर दान की सामग्री ही है तो दामाद को मोटा रिश्वत क्यों? गरीब हो या मिडिल क्लास, विवाह सभी के लिए खुशी कम और मुसीबत ज़्यादा है। सक्षम वर्ग या एलिट क्लास के लिए परंपराएं कभी बेड़ियां नहीं बनती। 90% आबादी जिन परंपराओं के बोझ तले दब कर कराह रही होती है, ऊपर की 10% आबादी उन्हीं अकीदों को एंजॉय करती हैं। शादियों के मामले में भी यही होता है। अपनी दादी की शादी की उम्र का पता कीजिए। 10-12 साल में शादी और फिर यौवन की दहलीज तक पहुंचने तक 10-12 बच्चे। 30 की आयु तक तो औरतें नानी दादी बन जाती थीं। 10-12 साल की बच्चियों के साथ विवाह के नाम पर हर घर में पवित्र बलात्कार होता था। 13 साल की उम्र में बच्चा पैदा करते समय लड़की की दर्दनाक मौत पर संवेदनाएं दर्ज करवाने की कोई परंपरा विकसित नहीं हुई थी। ये तो भाग्य का खेल था। लड़की की मैयत दफनाने के साथ ही लड़के की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती थी। नबी ने शादियों के नाम पर जो उदाहरण पेश किया है, क्या आप अपनी बेटियों को ऐसी शादी का हिस्सा बनने दे सकते हैं? मेरी राय में आज शादी जैसी प्रथा को ढोते रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मानवीय धरातल पर स्त्री और पुरुष के नैसर्गिक संबंधों पर तार्किक होकर सोचना शुरू करें। इश्क को हवा दें, दो जवां दिलों के बीच की मोहब्बत को स्वीकार करें। फिलहाल लिव इन रिलेशनशिप परंपरागत शादियों का विकल्प हो सकती हैं। इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। शादियों पर होने वाले खर्च के मामले में भारत सबसे आगे है और शादियों के बाद दहेज उत्पीड़न
कलह या घरेलू हिंसा के मामले में भी हमारा देश दुनिया में सबसे आगे है। शादी की व्यवस्था कई सामाजिक बुराइयों को जन्म देती है। गरीब तबके की ज़्यादातर शादियों में लड़की मैच्योर नहीं होती। जब तक उसे दुनियादारी की समझ होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में उसके पास रिश्तों को झेलने के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं। शादी खत्म तो तलाक का झंझट भी खत्म, और दोनों के खत्म होते ही शादियों के नाम पर होने वाली सामाजिक हरामखोरी भी खत्म हो जाएगी। जब तक दिल मिले साथ रहें, जब रिश्ता बोझ बन जाए तो अलग हो जाएं। इसमें गलत क्या है? हमारा समाज नर और मादा की नेचुरल नीड को जन्म जन्मांतर का रिश्ता बताने का ढोंग करता है और एक औरत को एक मर्द के साथ संस्कारों की मजबूत जंजीरों से बांधकर आशीर्वाद के रूप में दोनों को ताउम्र साथ रहने की सजा थमा देता है और इस सजा पर ईश्वरीय मोहर लगाकर इसे विवाह का नाम दे देता है। इस अमानवीय और अप्राकृतिक प्रायोजन में नारी की संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। भारतीय उपमहाद्वीप में विवाह पद्धति चाहे जो हो, शादी का मतलब बस यही होता है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे गालियां दे सकते हैं, लेकिन मुझे गालियां देने से पहले ठंडे दिमाग से इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा कि दो जवां इंसानों को साथ रहने के लिए शादी की ज़रूरत ही क्यों। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।